पोल्स में वो बेहद दिलचस्प नजर आ रहे हैं। इस बार हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। राकेश सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दिनेश सिंह गैट जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले किसी राजनीतिक मेहमान के पास जाएं। दिनेश सिंह जी, आपसे ही समझने की कोशिश करेंगे। ये एग्जिट पोल जो आ रहे हैं सामने, बड़े हैरान, बड़े दिलचस्प करने वाले हैं इस बार के एग्जिट पोल जो 5 राज्यों में आए हैं। क्या कुछ कहता है आपका अनुभव? जी, आपको और बाकी प्रवक्ताओं को जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये कि जैसे कि बड़े प्रत्याशित पहले शुरुआत में नजर आता था कि जैसे पहले बताया जा रहा था कि जैसे मध्य प्रदेश अगर शुरू करें तो मध्य प्रदेश में पहले नजर आई आता था कि शायद कांग्रेस की सरकार बने, कि कमल या कमलनाथ चारों तरफ ये चल रहा था। लेकिन बाद में धीरे धीरे स्थिति जो है सुधरती चलेगी। कुशल रणनीति जो है भाजपा की जो थी, उसकी बदौलत ये हुआ कि बाद में धीरे धीरे करते स्थिति जो है सुधार में आती चलेगी और बाद में आकर के स्थिति ऐसी पहुंचे कि ठीक है, जो भाजपा जो है वो पूरी तरीके से कि मतलब पूरी तरीके से ज्यादा मतलब जो जितने रीजन थे उसमें छाती हुई नजर आई। और उसमें देखिए 2-3 फैक्टर्स ये रहे कि एक तो जैसे कि पहले की जो कांग्रेस की कुछ रणनीतियां थी उसकी मतलब कि जैसे खिलाफत की बात करें, और दूसरा कि ट्राइबल पॉपुलेशन रूप से जो पहले, और बाद में पिछला जो चुनाव उस टाइम क्या था कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन वो कुछ आगे थी कांग्रेस की तरफ। इस बार जो है उन्होंने अपना जो है तो कुछ जो है पार्ट मतलब अलग है। और दूसरा जो है कि जैसे कि बड़े दलों से जो छिटक के जो है प्रत्याशी जो इधर जो है तो वो एक निर्णायक स्थिति में रहेगी। और पिछली बार की जैसे अगर बात करें तो करीब करीब 1% जो है उसका ही फर्क था, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, कुछ 1 लाख के आसपास वोट का मेरे ख्याल फर्क था जैसे कि सरकार बनाने में बिगाड़ने में। तो वही चीज है। तो इस बार है कि अगेन स्थिति वाले है कि जैसे कि कांटे की टक्कर पूरी मानी जाती है और भाजपा जो है बढ़त बनाती है फिलहाल नजर आती है। कुछ जो है जो पोल्स हैं वो ये भी शायद बताते हैं कि शायद कांग्रेस आगे आ जाए। उसका जैसे राजस्थान पे है तो राजस्थान में देखिए तो राजस्थान में सबसे बड़ा फैक्टर ये कि करीब 45 सीट जो है उस पे जैसे कि दोनों पार्टी से जो निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो जो लड़े तो उन्होंने खेल खराब करने का काम कर रखा है। तो उसमें वो जो 10-15% जो वोट्स हैं वो जिस तरफ जैसे गया तो मान के चले कि निर्णायक स्थिति वही पहुंचेंगे। तो वहां पर भी मान के चले कि दोनों तरफ जो है वो एक तलवार जैसे उसी पे चलने वाले की रेजर एज वाली बातचीत है कि किस तरफ देख जैसे कि वो जो 10% जो वोट हैं वो भाजपा की तरफ पड़े हैं कांग्रेस की तरफ पड़े हैं। लेकिन अभी फिलहाल वहां पर जो है कि अभी की स्थिति के हिसाब से भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आती है। उसका कहते हैं छत्तीसगढ़ तक। तो छत्तीसगढ़ में देखिए कि 2018 के चुनाव में योगी जी उस वक्त करीब करीब 15 सीट जो है वो आई थी 90 में से। तो उसके बाद में जैसे मान के चलिए कि 15 जो सीट हैं 15 सीट के बाद में अभी जैसे कि जो भी जितने पोल्स हैं तो सब में करीब करीब 36 सीट से ऊपर जो है बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है भाजपा। और दूसरी बात है कि दूसरा फैक्टर ये है कि जैसे आप जैसे कहते हैं ठीक है कि मतलब कि कुछ पोल्स बता रहे हैं कहते कि भाजपा की शायद है कि किसी के साथ बनती कुछ जैसे कि तीसरे जो थर्ड प्लेस में है उन्होंने भी एक तरह से कहीं ना कहीं एक लाइन खींच रखी है। तो हो सकता है अगर उनके अगर ज्यादा नंबर्स अगर आ जाए और भाजपा के साथ बनने की अगर सरकार बनने की स्थिति भी पैदा हो सकती है, ऐसा भी मतलब हम लोग इस विकल्प को अलग नहीं छोड़ सकते ऐसे। और दूसरा एक बहुत बड़ी चीज है कि टीएस सिंहदेव जो है तो वो पहले से कुछ नाराजगी, उनको अगर उचित मान सम्मान अगर नहीं मिलता है तो उस केस में ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो सरकार खटाई पड़ती हुई नजर आती है फिलहाल के हिसाब से। और बाकी नहीं तो अगर है कि स्पष्ट तरीके से अगर चले तो छत्तीसगढ़ में अभी तक के हिसाब से जो पोल्स हैं वही कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार वहां बनेगी। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं खेल होने की उम्मीद वहां पर पूरी तरीके से है। उसके बाद आते हैं तेलंगाना पे। तो तेलंगाना पे मान के चले कि वहां पर जैसे कि पहले बीआरएस की सरकार थी लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बोले और कुछ चीजें बोले जो उनके जो कुछ निर्णय थे उनको बोले। तो उसकी वजह से क्या है कि कांग्रेस ने अप्रत्याशित एकदम से बढ़ा बढ़ाई कि जैसे पहले लगता नहीं था उस तरीके से, लेकिन वहां पर कुछ बढ़ा हुआ। लेकिन वहां पर भी स्थिति ऐसी है कि बीआरएस और जैसे कि और जो दल हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे कि मतलब क्योंकि अभी तक के हिसाब से पूरे तरीके से नजर आता है कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन एक जैसे कि आप कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी मतलब असंभव नहीं है, तो किस वक्त खेल खराब हो जाए और कौन सी पार्टी आगे बढ़ जाए कहना बड़ा मुश्किल है। उसका जैसे कि आते हैं मिजोरम पे। तो मिजोरम में ये मान के चलें कि एमएनएफ और जो उसके सहयोग दल हैं तो वो शायद मिलकर के बनाए या दूसरे वाले जो बनाए। लेकिन अभी के हिसाब से वहां पर भाजपा या कांग्रेस जो है वो बहुत बड़ी मतलब अच्छी को स्थिति में वहां पर नहीं है। तो ये कहने की बातें सारी हैं। तो अभी मतलब अगर देखा जाए तो पूरे तरीके से रेजर एज जो चीजें हैं, दो जो सेट्स हैं उसमें क्लियर तरीके से समझ में आता है कि ठीक है भाजपा की सरकार आ रही है। बाकी उसके अलावा आगे जो है वो देखने में धीरे धीरे 3 दिसंबर को एक दिन का भी इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, राहुल गांधी का हमें वो बयान भी याद है और याद आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो फाइट है वो तो एक तरफा है, राजस्थान में थोड़ा सा हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो एग्जिट पोल सामने आए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है मध्य प्रदेश में भी कई एग्जिट पोल्स में। कहां पर चूक हो गई आपको लगता है?
देखिए योगेश जी, ये एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल जब 3 दिसंबर को आएगा तो राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो बयान पूर्णतया सच आपको आपके सामने आ जाएगा। राहुल गांधी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में हम 140 सीटें जीतेंगे, तो वो बिल्कुल सच्चाई है। जनता ने शिवराज सरकार के खिलाफ वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शिवराज के ऊपर प्रश्न चिन्ह शुरू में लगा दिया था कि अब इनके नेतृत्व में सरकार नहीं बन सकती, इसीलिए शिवराज को मध्य प्रदेश में चेहरा उन्होंने नहीं बनाया। तमाम बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश में भाजपा ने उतारा और उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया। मैं कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान की बात कर लेता हूं। खुलेआम उन्होंने कहा कि भाई हम तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। ऐसे तमाम उदाहरण हैं तो ये स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा में हताशा थी और हार से वो लोग बाकायदे वाकिफ थे और आज भी उनकी नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और बातचीत का तरीका आप देखेंगे बिल्कुल स्पष्ट है। और इससे आगे बढ़कर कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता के साथ मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कैंपेन किया, जिस तरीके से जनता का उनको आशीर्वाद मिला, वो स्पष्ट है कि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और यही स्थिति आपको छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी दिखाई देगा। और राजस्थान में जो कांटे की टक्कर योगेश जी दिखाई जा रही है, उसमें देखिए कुछ जो निर्दलीय कैंडिडेट्स चुनाव लड़े, कुछ भाजपा के बागी थे, कांग्रेस से भी कुछ बागी लोग थे। इनको अगर हम किनारे कर दें तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी की सरकार के खिलाफ जनता में कोई रोष नहीं था। अशोक गहलोत जी ने जो तमाम काम किए, गैस सिलेंडर से लेके ओल्ड पेंशन लागू करने से लेके गोधन से लेके गोबर की खरीद तक, वो सारी चीजें स्पष्ट रूप से ये बता रही थी। और आप सबने भी रिपोर्टिंग की कि गहलोत सरकार से जनता खुश है, लोकप्रिय सरकार है गहलोत की, इसलिए रिवाज बदलते हुए एक बार फिर से गहलोत सरकार राजस्थान में दिखाई देगी। और छत्तीसगढ़ की जहां तक बात करें तो तमाम जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार दिखाई जा रही है। और तेलंगाना में भी कमोबेश यही स्थिति है कि सभी एग्जिट पोल तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार दिखा रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आप बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तेलंगाना में भी आप ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान में आपने एक बात कही कि अगर वहां का जो समीकरण है, अशोक गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, उस काम से प्रभावित है। दूसरी बात आपने रखी कि जो कैंडिडेट्स नाराज होकर के इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ें, उनको अगर साइड कर दें तो आप बेहतर प्रदर्शन करते। लेकिन यहां पर सवाल यह उठ रहा है, कल आपने गहलोत साहब का भी बयान शायद मुझे लगता है कि सुना होगा, वो खुद कह रहे थे कि अगर धार्मिक ध्रुवीकरण का सिक्का नहीं चला तब तो हमारी सरकार बनेगी, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तब फिर कुछ भी हो सकता है। वो खुद ही असमंजस में आ गए। कल उनका बयान है, कल का। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही हथियार था कि वो धर्म के आधार पर नफरत फैलाकर धार्मिक ध्रुवीकरण करके सत्ता हासिल कर पाए। आप याद करिए तेलंगाना के अंतिम दिनों में और राजस्थान में प्रधानमंत्री जी का और योगी जी के भाषणों की शुरुआत और उसका अंत, और किस तरीके से बीच में उत्तेजित हो जाते थे और खुलेआम धार्मिक ध्रुवीकरण की बातें करने लगते थे। कन्हैया कुमार से लेके ना जाने क्या क्या जिक्र प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। वो यही बता रहा था कि उनको पता है कि काम के आधार पर अशोक गहलोत जी को पराजित नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने अपनी कोशिश की। ये कोशिश 2018 में भी इन लोगों ने की थी। छत्तीसगढ़ से लेके राजस्थान तक इन्हीं 5 राज्यों का तब भी चुनाव था। आप याद करिए कैसे अली और बजरंगबली की बात योगी आदित्यनाथ जी से लेके मोदी जी करते थे। तो नफरत की राजनीति इनका ब्रह्मास्त्र है। जब हर तरीके से ये फेल हो जाते हैं तो वो करते हैं। अशोक गहलोत जी उसी का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने लगभग हर सभा में नफरत की राजनीति करने की कोशिश की और कन्हैया कुमार का उन्होंने जिक्र किया। और योगी जी ने कोर्ट का अपमान करते हुए कि आप बताइए अगर क्या मोदी सरकार नहीं होती तो क्या मंदिर निर्माण होता। ये योगी जी इस तरीके से बातें करते थे। तो कोशिश उनकी थी और कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि इनकी दाल नहीं गलने वाली है, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हुआ होगा और राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में सफल होगी। ठीक है, राकेश सिंह जी, राजस्थान में धार्मिक ध्रुवीकरण होता है,
वो स्थिति पैदा होती है जनता के बीच में। आपने जो कोशिश की, ये कांग्रेस का कहना है, तब तो आप राजस्थान में ठीक है सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में इनकम्बेंसी कह लें, अभी पांडे जी भी कह रहे हैं कि चेहरा आपने वहां घोषित नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुद शिवराज सिंह पर संदेह था और यही वजह रही है। तो वहां भी फाइट तो तगड़ी हो रही है, लेकिन अगर ये मध्य प्रदेश भी आपके हाथ से चला जाता है, तेलंगाना में आप जानते ही हैं कि क्या चल रहा है वहां पर, बहुत पीछे हैं आप। मिजोरम की स्थिति आपको पता ही है। तो फिर ये तो 4-1 से लड़ाई सामने नजर आ रही है। हमारी पार्टी के पास नेतृत्व है, नियत है और इसी आधार पर हम काम भी करते हैं। हमारे शासन व्यवस्था भी इसी आधार पर चलती है और हमारे पार्टी का संगठन भी इसी आधार पर चलता है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता को ये खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आपने कितने घोषित किए थे चेहरे। कि पार्टी की आपकी रणनीति है, हमारी रणनीति है, हम किस रणनीति के तहत जाएंगे, इसी आधार पर आपका पूरा भविष्य टिका हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, नहीं पता है। हम क्या कर रहे हैं, इस पर आपका भविष्य टिका हुआ है, उस पर नजर लगा के आप बैठे हैं। अरे नरेंद्र भाई मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पार्टी काम कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन है, माननीय गृह मंत्री जी की रणनीति है और यही कारण है कि आपने मध्य प्रदेश में राहुल गांधी आपके सबसे बड़े नेता थे, कितनी सभाएं की जरा आपको गिना दीजिए उमाशंकर जी। तो आपका नेतृत्व अगर अक्षम है तो ये दोष भाजपा का नहीं है। आपको अपने नेतृत्व को छुपा के रखना पड़ता है, तो ये भाजपा का दोष नहीं है। अरे अपने नेतृत्व को थोड़ा सक्षम बनाइए। नए काम 20 बार आपने लॉन्च किया, अगर नहीं लॉन्च हो पा रहे हैं तो कोई और नेतृत्व खड़ा किया। बीजेपी से ऐसा क्यों करते हैं? हम आपको मजबूत नहीं करेंगे, ये काम आपका है। और रही बात जितने सर्वे एजेंसियां हैं योगेश जी, उनसे ज्यादा सैंपल साइज हमारे पास है, पार्टी के पास। हमारे पन्ना प्रमुख हैं, बूथ कमेटियां हैं, मंडल कमेटियां हैं, जिला कमेटियां हैं, जो पार्ट टाइम नहीं राष्ट्र आराधना में लगातार काम करती हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करती हैं। और सारे कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और तेलंगाना में भी बेहतर स्थिति में हम रहेंगे। पिछले चुनाव से अब की जब तुलना करेंगे तो वोट परसेंटेज कम से कम 4 से 5 गुना हमारा बढ़ा होगा, सीटें हमारी बढ़ेंगी। हम लगातार काम करने वाली पार्टी है। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता चुनाव के समय नहीं आते हैं, चुनाव होने के बाद बैंकाक छुट्टी मनाने नहीं जाते। निरंतर भारत माता की सेवा में हम लगे रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में इस आधार पर मैं कह रहा हूं, राजस्थान में लाल डायरी क्या थी? तो लाल डायरी का जवाब राजस्थान की जनता मांग रही है कांग्रेस से। और यही तरह के घोटाला छत्तीसगढ़ में, अरे आपकी संगत ऐसी, चारा घोटाले के आरोपी नहीं, सजा याफ्ता के साथ जब आप बैठेंगे तो चारा नहीं मिलेगा तो गोबर घोटाले में आप लिप्त पाए जाएंगे। ये सारी जवाब आपसे, कांग्रेस से मांग रही है जनता, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की। यही कारण है कि आप लगातार कांग्रेस का नेतृत्व अक्षम रहा है, विफल रहा है। अपने बेटों को, एक को अपने बेटे को राष्ट्रीय स्तर पर स्टेब्लिश करना है, नकुल को, अमरनाथ जी को जो विफल साबित हुए हैं उनको स्टेब्लिश करना है। ठीक है राकेश जी, वो कांग्रेस की स्ट्रेटजी है। जैसे आपने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ती है वो उनकी रणनीति है। आपने 2 बातें यहाँ प्रमुख तौर पर कही हैं। पहले तो आपके पन्ना प्रमुख जो हैं वो ब्लॉक स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर भी हैं। ये दावा आप कर रहे हैं कि आपके पास जो एजेंसियों ने सर्वे किया है इससे ज्यादा आपके पास, एक सेकंड आ रहे हैं पांडे जी, आ रहे हैं आपके पास, इनसे ज्यादा भी आपके पास आंकड़े हैं। आपने खुद सर्वे कराया, ठीक है, सभी पार्टियां कराती हैं, कांग्रेस ने भी कराया होगा मुझे लगता है। आप यही दावा हिमाचल और कर्नाटक में भी कर रहे थे, वहां भी आपके पास पन्ना प्रमुख थे। आपने तो ऐसा नहीं कहा था कर्नाटक और हिमाचल में कि नहीं हम हार रहे हैं, हमारी सरकार नहीं बन रही है, हमको ये आंकड़े, हमको ये नतीजे मिले हैं। दूसरी बात, अगर मध्य प्रदेश में आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो श्रेय शिवराज सिंह चौहान को या फिर नरेंद्र मोदी को? भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की चौखट पे बंद हुई पार्टी नहीं है। एक परिवार के चौखट पे बंद हुई पार्टी है और एक ही नेता 20 बार लॉन्च किया जाता है, लॉन्च नहीं हो रहा है तो उमाशंकर पांडे जैसे काबिल नेतृत्व की मजबूरी है उस परिवार को अपना नेता मान ले। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। 24 घंटे और 7 दिन
हम विचारधारा के आधार पर काम करते हैं और 2 से हम यहाँ तक का सफर पूरा किया। हमने किसी पार्टी के चौखट पे बंद नहीं रहे हैं। ये उमाशंकर जैसा काबिल नेतृत्व अगर है वहां, अगर राहुल गांधी फेल हो रहे हैं तो उमाशंकर पांडे को नेतृत्व दिया जाना चाहिए। हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ नेतृत्व, नियत और नीति दोनों तीनों हमारे पास है और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार हार रही है और हम लगातार जीत रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है पांडे जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद भुवन जी के पास आते हैं। देखिए योगेश जी, ये काबिल नेतृत्व तो अभी जब कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश के चुनाव थे तब भी यही काबिल नेतृत्व था। और सिमटती हुई भारतीय जनता पार्टी गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे 2 बड़े राज्यों को छोड़ दीजिए तो केवल 6 छोटे छोटे राज्यों में सिमट के रह गई है जहां पर इनकी सरकार है। हरियाणा में पहले ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं और 2019 के चुनाव में इनको जरूरत पड़ जाती है जेजेपी का सहारा लेने का। ऐसे ही तमाम राज्यों में एक एक करके राज्य गंवाते रहे। कर्नाटक जैसा बड़ा राज्य इनके हाथ से निकल गया और 98% हिंदू वाला राज्य हिमाचल प्रदेश ने भी इनको धक्के मार के बाहर कर दिया। ये काबिल नेतृत्व तब भी था और हम लोगों ने देखा था कि कैसे प्रधानमंत्री जी कैंडिडेट को फोन कर करके गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई बैठ जाओ, मेरी गारंटी पर बैठ जाओ। कर्नाटका में सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री जी ने रोने धोने सारे ड्रामे किए, लेकिन कर्नाटक की जनता ने इनको कर्नाटक से बाहर कर दिया। रही बात विदेश जाने की, तो प्रधानमंत्री जी जब कोई चुनाव लड़ लेते हैं तो उसके बाद विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं और मुझे लगता है आज भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी विदेश में है। कांग्रेस की सरकार आएगी, जरूर इस बात की जांच कराएगी कि नरेंद्र मोदी जी जो सबसे ज्यादा विदेशी यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं वो किन किन होटलों में जाते रहे हैं, कहां कहां जाते रहे हैं, क्या क्या करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी जांच कराएगी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, जांच कराइएगा। प्रोफेसर भुवन भास्कर जी, आपने काफी कुछ सुन लिया और दोनों पार्टियों का दोनों पक्ष आपने सुने। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कहां पर कितनी सीटें लाते नजर आ रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है जनता से, और दूसरा अगर जिन राज्यों में जितनी सीटें आप जीत रहे हैं तो कहां पर किसको डेंट कर रहे हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को? योगेश जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार, क्योंकि आज प्रथम बार आपसे जुड़ा हूं जी। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, हम लोग किस लड़ाई के साथ चुनाव के मैदान में गए और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में हम दोनों जगह लड़ रहे हैं। राजस्थान में 5 जगह लड़ रहे हैं और मध्य प्रदेश में काफी स्थानों पर हम लोग लड़ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जो लड़ाई को उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई, जाति जनगणना की मांग को लेकर, पीडीए को लेकर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब ये जाति जनगणना का जो मांग है हमारी, ये आंदोलन अब उत्तर प्रदेश का आंदोलन नहीं, ये माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश का आंदोलन बन गया। हम लोग जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं और जो भी हमारी संख्या बल आएगा, हम लोग ये इसको पीडीए की लड़ाई के रूप में, जाति जनगणना की मांग को लेकर, सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर हम देखते हैं। और बहुत गंभीरता से मध्य प्रदेश में हम चुनाव लड़े हैं, राजस्थान में लड़े। मध्य प्रदेश में तो इस बार मैं चूंकि पूर्णकालीन पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूँ, तो कई लोग मुझसे, आप जैसे साथी से लोग रोज जुड़ा रहता हूँ, तो वो लोग कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी इस तरह चुनाव लड़े जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा। इससे पता चलता है हम लोग कितने गंभीरता से वहां पर चुनाव लड़े। और निश्चित तौर पे मेरे को लगता है कि जो विचार, जो परिणाम, जैसा कि हमारे सब सीनियर हैं, बीजेपी कांग्रेस में है, राजनीतिक विश्लेषक साहब बैठे, आप बैठे, सब ये एक बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी अलग अलग दलों में हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूँ, हालांकि मेरा 30 साल का लगभग पॉलिटिकल कैरियर है, क्योंकि भविष्य के गर्भ में है कि कितना सीट कौन पाएगा। लेकिन मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, हमारी जो बात है सामाजिक न्याय की, वो हम नहीं, पार्टी ने कुछ आकलन तो किया होगा, क्योंकि आप जैसे नेताओं को मध्य प्रदेश में उतारा गया होगा, तो जैसे समाजवादी पार्टी ने भी सर्वे कराया होगा कुछ, जैसे कांग्रेस कराती है, भारतीय जनता पार्टी कराती है, तो कुछ एक मोटा मोटा आकलन तो लगभग इतनी सीटों पर हम जीत दर्ज कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कुछ सर्वे कराया या नहीं कराया? योगेश जी, मैं इतनी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि पिछली बार जो मध्य प्रदेश में हमारा आंकड़ा था, हम एक सीट जीते थे और 4 पर हम दूसरे स्थान पर थे। लेकिन निश्चित तौर पे इस बार जो चुनाव लड़े हैं, ये संख्या बल बढ़ने वाला है। जब परिणाम आएगा, ये संख्या बल आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। और हमारी लड़ाई जो है वो चुनाव की नहीं है, जीतों सीटों की नहीं है। हमारी जो लड़ाई है,
हम जो 24 का चुनाव लड़ेंगे, जो भविष्य के जो भी चुनाव लड़े, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो हमको मार्ग दिखाया, हम उस पर चल चुके हैं। सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, और आप देखिए ना, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, अब तो हमारी भाषा वो लोग भी बोलने लगे जो इससे दूरी बनाते थे, बोलने नहीं लगे। भुवन भास्कर जी, ये मुझे लगता है मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, बोलने नहीं लगे हैं। अखिलेश यादव जी से ज्यादा राहुल गांधी जी जो है अब इस मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं। हर जनसभा में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस मुद्दे को उठाते हैं कि जातिगत जनगणना कांग्रेस कराएगी जहां भी सरकार बनेगी। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी पीछे हो गई अब तो। योगेश जी, इस देश का और इस प्रदेश का, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य पूरे देश का, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है। एक एक व्यक्ति ये बात रखता है कि कौन उनकी लड़ाई लड़ रहा है जो अभी तक अंतिम पायदान में खड़े हैं, कौन उनकी बात को सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहा है, ये पूरा देश जानता है। कोई यहाँ पर, मैं चाहूं तो आपका, मैं जो आपने अपने चैनल में जो अच्छा क्रेडिट करा उसको मैं नहीं ले सकता, हमारे नेता ने जो करा है वो क्रेडिट कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वो लड़ाई हमारे लिए वजूद की लड़ाई है। इतने पैनलिस्ट को, साथियों को आपने सुना, किसी ने कहा कि चुनाव का परिणाम हमारे लिए क्या है, किसी ने बोला जाति जनगणना का। एक समाजवादी पार्टी है जो बोल रही है परिणाम हमारे लिए या वोट हमारे लिए या हमारे लिए सीटें महत्वपूर्ण नहीं है, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। ये लड़ाई को हम, ठीक है, लड़ाई लड़िएगा, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़िएगा। एक छोटा सा सवाल, उसके बाद आते हैं दिनेश सिंह जी से एक दिलचस्प सवाल पूछेंगे, जहन में आ गया अचानक अभी आया। भुवन भास्कर जी, अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है हंग असेंबली की, क्योंकि अखिलेश यादव के जो तेवर रहे कांग्रेस के प्रति वो आपने भी देखे, हमने भी देखे और पांडे जी ने भी देखे, मम्मी देख लेना। हाँ, तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए हम एक साथ हैं लेकिन विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति कुछ आती है तो आप कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए, ये तो अभी आला कमान तय करेगा। जैसा कि कांग्रेस ने कहा था कि विधानसभा में हम लोग, मतलब उन्हें तय करना था, बड़े भाई की भूमिका में थे मध्य प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी बड़े भाई की भूमिका में। यहाँ जो कुछ तय करना है वो समाजवादी पार्टी ने तय करना है और माननीय अखिलेश यादव जी ने तय करना है। अभी हम लोग परिणाम 3 तारीख का देख ले और हम अपने मूवमेंट को, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उसको कहां तक ले जा पाए, उसको हमने देखना है। नतीजों के बाद पार्टी डिसाइड करेगी। दिनेश जी, दिलचस्प सवाल ये है कि खैर मैंने अपनी रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया कि अब जो दिग्गज कद्दावर नेता जो निर्दलीय थे, जिन्होंने चुनाव लड़े हैं, जिनके जीतने की उम्मीद है, बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस की तरफ से भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या, क्योंकि एक दिन का समय बचा हुआ है, परसों नतीजे आएंगे, रिजॉर्ट की बुकिंग भी चालू हो गई होगी क्या? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जहाँ पर जैसे मैंने पहले मतलब जो पहले वक्तव्य था उसमें मैंने बोला था कि रेजर एक्शन, मतलब कि पूरे तलवार के धार पे और पूरे जैसे कि तलवार की नोक पे करने वाला, मतलब ये चुनाव लड़ने वाला जैसे बोला जाए कि ठीक है कि दोनों तरफ जो है कांटे की टक्कर बराबरी समझे, तो दोनों तरफ से ही देखिए ऐसा है कि जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे जैसे बिहार की तरफ या जैसे मिजोरम में दो दल, अपने तरीके से यही चाहेंगे अगर काम करेंगे। ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं जहाँ से भी उनको सबके साथ करके हैं, जहाँ से नंबर जैसे अगर राजनीतिक दलों का सीधा सीधा यही होता है इस प्रकार से सरकार, क्योंकि अगर कार्य करने भी है तो सरकार बनाए तो उस तरीके से कि जो भी जैसे कि अपने अगर किसी मनमुटाव की वजह से, किसी कारणवश या किसी गलत निर्णय की वजह से कोई अगर है कि किसी पार्टी का सदस्य जो है वो छोड़ के लड़ रहा है और बाद में अगर जीत जाता है तो ऑब्वियसली बात है वो पहला उसका जो लक्ष्य, मतलब लक्ष्य माने या पहला जो उसकी प्रायोरिटी होती है वो ये होता है कि अपने जो प्राइमरी जो पार्टी जो है, जिस पार्टी को छोड़ के वो गया, तो उसी पार्टी में दोबारा वापस लौटे। तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत मुझे लगती नहीं कि जैसे जो अगर कोई ऐसे कुछ होगी, अगर कोई बहुत बड़ा डेंट लगा गया तब बात अलग है। अदरवाइज मुझे लगता है कि जहां तक जैसे है, अगर कांग्रेस का कोई अगर सदस्य कोई अगर छोड़ के अगर गया है और बाद में अगर जीत जाता है तो 100% है कि वापस वो कांग्रेस की तरफ आना चाहेगा और कांग्रेस को लेने में भी कोई उसे गुरेज नहीं होगा। और उसी तरीके देखिए अलग अलग फैक्टर्स हैं अलग अलग जगहों के, जैसे कि राजस्थान में जैसे अलग फैक्टर्स हैं, मध्य प्रदेश में अलग फैक्टर्स हैं, छत्तीसगढ़ में अलग फैक्टर्स हैं। तो राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में बहुत सारी चीजें और अलग लगती है, क्योंकि वहां पर जैसे मैंने बताया कि करीब 45 सीट है, 45 के बल्कि 46 सीट के आसपास है। इसमें दोनों दलों के जो सदस्य इस तरीके से है और किसी जैसे की सीट उनको उनके हिसाब से नहीं मिली या और कुछ अगर हुआ तो उसमें जो अलग से लड़ते हैं, तो लड़ने के बाद में ऑब्वियसली बात है। लेकिन अभी जैसे मुझे नजर आता है कि ऐसी स्थिति अगर जैसे कि भाजपा की जो है वो मुझे ये नजर आती है कि ठीक है, जहाँ तक है मुझे जैसे कि मध्य प्रदेश में एक रिजर्व वाली बात अलग है, लेकिन जैसे कि उसमें राजस्थान की बात अगर करें तो राजस्थान में 2-3 बड़े फैक्टर्स बता चुके, जैसे कि ये किसानों का एक मुद्दा था बहुत बड़ा,
जिस वजह से कि एक बहुत भारी जो है मतभेद खड़ा हो गया था कि 19,400 किसानों की जमीन जो थी कुर्क की गई थी, कि जो कि उनका एक बहुत बड़ा मतलब कि मैनिफेस्टो में मुद्दा भी था, जिसमें राहुल गांधी ने बोला था कि आर्थिक साथ हम लोग 5-7 दिन के अंदर और जो है किसानों को कर्जा माफ कर देंगे। वो कर्जा माफ नहीं होने की वजह से और वो बहुत बड़ा एक इशू बन गया था कि 19,400 किसानों की जमीन कुर्क कर दी गई थी। तो वो जो है सारे किसान जो है उनका मुद्दा हो गया, अलग अलग और मुद्दे बहुत सारे हो गए। बिल्कुल, कई मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर अलग अलग मुद्दों को लेकर के मतदाता जो है मतदान केंद्रों पर पहुंचे, मतदान किया। लेकिन समझना ये भी चाहेंगे कि ये 5 राज्य के जो नतीजे आएंगे, चुनावी नतीजे, ये 2019 के लिए क्या संदेश होंगे? पूरे तरीके से कि बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। इसमें 100% उस तरीके मान के चलें कि जैसे कि जो मैं शुरुआत जैसे करता हूँ किसी भी तरीके से कि जैसे राजस्थान से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बीच, तो उसमें देखिए जो अभी मत प्रतिशत जैसे बढ़ेगा, जैसे भाजपा की बातचीत चल रही थी, तो भाजपा का मत प्रतिशत 100% उसमें है कि जैसे कहीं ना कहीं से कितना बढ़ेगा तो आगे 2024 का जो चुनाव रहेगा उसमें लाभ मिलेगा, उसमें कोई डाउट वाली बात। चाहे वो तेलंगाना है, जैसे तेलंगाना में मानता हूँ तो सीट भी बढ़ेंगी और मत शेयर जो है वो बढ़ेगा, उसी प्रकार से मिजोरम बढ़ेगा। और जैसे कि छत्तीसगढ़ में तो आप मान के चलें कि उस तरीके से जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा, तो जैसे वहां के प्रभारी हैं वो माथुर जी, तो जैसे पन्ना प्रमुख की बातचीत चल रही थी, तो गुजरात में वो प्रभारी थे उस वक्त, जहां तक मुझे याद आता है कि पन्ना प्रमुख का उन्होंने उस वक्त शुरू किया था प्रोसेस और उससे बहुत लाभ मिला सारी पार्टी को। और उसी तरीके जैसे कि जो मतलब कि 15 से 36 कम से कम दिखा रहे हैं, बाकी उससे 40 ऊपर पहुंच जाए, तो उतना कम से कम, तो उस तरीके से जो मतलब कि मत प्रतिशत जो बढ़ेगा योगेश जी, तो उसका लाभ 100% मिलेगा। और उसमें उस तरीके से आगे जो मतलब जितने जो है वो सीट बढ़ाने में रिटेन करने से, अभी जो जितनी लोकसभा सीट हैं उनको रिटेन करने के लिए बढ़ाने मत में, लेकिन बाकी जैसे आते हैं कांग्रेस की बात आते हैं, तो कांग्रेस में देखिए तो पिछले 2 चुनाव जो इससे पहले के जो तुरंत जैसे कि पहले के 2019 के लें या उससे पहले के लें, तो उसमें दोनों में 50 या 50 से कम सीट पे मतलब जो है सिमट गई है। तो उसमें उनको यह कि उससे ज्यादा तो मिलेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा से कि अब कि 70-80 के ऊपर क्रॉस कर पाएंगे, ऐसा भी फिलहाल प्रतीत नहीं होता। बाकी शुभकामनाएं उनमें, जैसे कि अब है कि असंभव कुछ भी नहीं है, टाइम पर क्या चीज बन जाए क्या नहीं बने, कौन से रणनीति को लेकर, कौन सी योजना को लेकर के और कौन सी जो घोषणा उसको लेकर के आगे बढ़ जाए। और बाकी जैसे कि प्रेम की दुकान जो है उसको लेकर के जैसे कि राहुल गांधी चल रहे हैं, तो उनको शुभकामनाएं कि ठीक है उसका और आगे बढ़ने में मदद मिले। लेकिन फिलहाल के हिसाब से जिस तरीके से भाजपा जो है अपनी रणनीति को लेकर चल रही है, तो उसे सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है और अन्य दलों को भी ऐसे, तो उस तरीके चले मैं बिल्कुल आप सभी राजनीतिक दलों को शुभकामनाएं ही दे सकते हैं, क्योंकि ये नेताओं की मेहनत और जनता का मत ये तय करेगा कि कौन देश में राज करेगा। ठीक है राकेश जी, लेकिन अगर स्थिति देखिए 2019 के चुनाव को लेकर के भी यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, तो अब दिनेश जी ने अपनी बात रखी जो उन्होंने आकलन किया है, अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है, उलटफेर बनती है, तब तो एक बड़ा संदेश जाएगा हिमाचल, कर्नाटक और उसके बाद अब ये 5 राज्य में, तब फिर आपको रणनीति भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि तमाम दफा चर्चाओं में कांग्रेस की तरफ से इस बात का भी जिक्र कर दिया जाता है, आरएसएस को लेकर के किस तरीके से कमेंट किया गया, नरेंद्र मोदी को लेकर के, उनके चेहरे को लेकर के। 18 में चुनाव हुए थे ना, 18 में जब चुनाव हुए तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार जीत के आ गई, मध्य प्रदेश में जीत के आ गई, छत्तीसगढ़ में जीत के आ गई, तेलंगाना में बीआरएस थी। लोकसभा में तो लड़ाई है ही नहीं, सामने कोई नहीं, वही 25 सीटें, उसी बात लोकसभा का चुनाव हुआ 25, राजस्थान में 25 की 25, मध्य प्रदेश में 29 में से 27, हमारे पास तेलंगाना में सिर्फ 1 सीट थी, 4 एनडीए के पास सीटें आई, 13 सीट छत्तीसगढ़ में थी, 11 हम जीत के आए, 10 हम जीत के आए, 10। तो लोकसभा की यहाँ चर्चा है ही नहीं, लोकसभा में सामने कोई है ही नहीं है, ना नेतृत्व है। नहीं ये राकेश जी थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, अगर आपको जैसा लगे फिर आप अपनी बात रखिएगा पूरी। देखिए लोकसभा में इसलिए इस बार देखा जा रहा है क्योंकि पिछली दफा का जिक्र किया गया, 14 में तो जिस तरीके से बूम करके मोदी जी आए और उसके बाद ठीक है किसी नए नेतृत्व का इंतजार था देश को और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 19 में भी काफी कुछ जनता को उम्मीदें थी रही, और उसके बाद जिस तरीके से हम कोरोना काल का जिक्र करें, महंगाई का जिक्र करें, तमाम तरीके की जो चीजें जनता के सामने आई जिनसे वो 2-4 हुए, उसको लेकर के अब जनता के बीच में यह भी कहा जा रहा है कि 2-4 जनता जो हो रही है अपनी दिनचर्या की जो नई चीजों की मुसीबत को लेकर के, उसको लेकर के अब थोड़ा सा ये नतीजे इंपैक्ट डालेंगे कि नहीं भाई ठीक है, अगर इन राज्यों में कुछ असर दिख रहा है तो इसका मतलब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। राकेश जी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? राकेश जी आपको आवाज मिल रही है? चलिए राकेश जी को आवाज नहीं मिल रही है। आपकी आवाज ठीक करवा रहे हैं डॉक्टर उमा शंकर पांडे जी। जी, अगर
आप इन राज्यों में ठीक करते हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ आपका उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और आपके बीच में यानी कांग्रेस के बीच में किस तरीके से खींचतान जारी है, क्या व्यवहार रहेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये कोई नई बात नहीं है योगेश। 2009 को याद करिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी तब थे और उस समय कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात चली और 2 सीटों पर बात उलझ गई थी। नतीजा, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़े और मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को अच्छी तरीके से वो चुनाव परिणाम याद है कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के साथ चुनाव में आगे आई। यहां तक कि फिरोजाबाद, जो कि मुलायम सिंह यादव जी का गढ़ था, वहां से डिंपल यादव जी स्वयं चुनाव लड़ी और उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के राज बब्बर जी ने उनको चुनाव में हराया। तो ये जनता है, जनता का मूड अगर एक ही जैसा रहना है तब तो सारे चुनावों का परिणाम एक जैसा रहेगा, फिर चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, प्रदर्शन के साथ, नेता के साथ जनता का मन बदलता है, जनता का रुझान बदलता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब डिमिनिश करती जा रही है, सारे चुनाव हारती जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है। मैं अपने समाजवादी पार्टी के साथी को सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के साथी विद्वान प्रवक्ता है, मैं थोड़ा सा जुड़ना चाहूंगा। जब जैसी जरूरत रही, जिस वर्ग को आगे बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई, कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़कर उस कदम को उठाया। दलितों की स्थिति इस देश में सबसे ज्यादा खराब थी। नतीजा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में दलितों की सबसे पहले गणना हुई और आज तक वो गणना होती रही और संविधान में ही उनके आरक्षण का प्राविधान किया गया, जिससे दलित आगे बढ़ पाए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद उसको पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने लागू किया, ओबीसी को आरक्षण दिया। 2011 में कांग्रेस पार्टी ने अपने यूपीए 2 की सरकार में जाति जनगणना कराई, उसमें त्रुटियां थी, नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने उसी समय इसको लागू कर दिया होता। राजीव गांधी जी ने महिलाओं को आरक्षण देने की शुरुआत की, पंचायती राज कानून लाया और उसमें ओबीसी महिलाओं को रिजर्व किया, उनके लिए सीटें रिजर्व की, जिसमें प्रधान का हो गया, ब्लॉक प्रमुख का हो गया, जिला पंचायत अध्यक्ष का हो गया, मेयर का हो गया। इन सब सीटों में ओबीसी महिलाओं को, सामान्य महिलाओं को और दलित महिलाओं को रिजर्वेशन देकर उनको राजनीतिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ये कार्य, ये पहल राजीव गांधी जी ने शुरू की। तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये पीडीए या ओबीसी आपने इतने उदाहरण रख दिए केवल जातीय जनगणना के मुद्दे को और समाजवादी पार्टी के साथी को समझाने के लिए कि जब जो जरूरत पड़ी वो आपने काम किया। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो आत्मविश्वास आपका यहां पर दिख रहा है, आपके प्रदेश अध्यक्ष के अंदर दिख रहा है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर वो उनका खुद का आत्मविश्वास दिख रहा है यूपी में। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि आप, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने के लिए मैदान में नहीं आ रहे हैं, इस बार जो जितना मेरा आकलन कहता है नरेंद्र मोदी जी को चुनाव हराने के लिए मैदान में आ रहे हैं सब लोग एक साथ जो आए हैं मंच पर। तो क्या वो मंच में एक साथ नजर आएंगे या फिर अभी से ही वो खटपट जो नजर आ रही है वो सब तितर बितर हो जाएंगे? नहीं योगेश जी, देखिए, एक लार्जर पर्सपेक्टिव में ये अलायंस बना है और निश्चित रूप से सब ये देख रहे हैं कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है, किस तरीके से विपक्ष को समाप्त करने का खेल किया जा रहा है। जो भी बोल रहा है वो पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो या अधिकारी हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, सबके यहाँ ईडी, सीबीआई, एफआईआर और जेल की कार्यवाही की जा रही है। ये एक सामूहिक प्रयास है। आप देखिए, तमाम ऐसे बड़े पत्रकार रहे जो पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में रहे, आज वो सब सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वो अपना चैनल चला रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है, वो सब क्या कर रहे हैं? वो सब इस तानाशाही सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं और जो इंडिया बना है उसका भी लक्ष्य यही है कि लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बचाना है। जो लोग इससे इस चीज को समझ रहे हैं वो अपनी छोटी छोटी जरूरतों को या स्वार्थ को दरकिनार करके एक बड़ा दिल दिखाते हुए लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा के चुनाव के लिए
निश्चित रूप से हमारा और समाजवादी पार्टी का अलायंस नहीं था, लेकिन इंडिया जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है और वो एकजुट रहेगा। एक साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। एक साथ मिलकर इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाएंगे। प्रोफेसर भुवन भास्कर जी, बड़ा दिल आप दिखाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी तो लगातार यही कहते रहे कि जो समाजवादी पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में हुआ है वही यूपी में हम करेंगे, जैसा हमारे साथ किया गया है हम एक कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई और कसर। देखिए, इसके योगेश जी, इसकी तुलनात्मक भी करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति थी मैंने बताना चाहता हूँ आपको। हमारा एक विधायक था और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक है और एक हमारी कृपा से बना है, क्योंकि उसको हमने कैंडिडेट हमने, और इनका विधायक है, एक हमारा विधायक। मध्य प्रदेश में हमारा एक विधायक जीता, कांग्रेस का एक जीता, क्योंकि एक को हमने फ्री वो दे दिया था, फ्री हैंड दे दिया था, उसके खिलाफ हमने कैंडिडेट नहीं उतारा। तो आज उत्तर प्रदेश में फैसला करने की स्थिति कांग्रेस की नहीं है। वहां पर जो फैसला होगा समाजवादी पार्टी का फैसला होगा, माननीय अखिलेश यादव जी का फैसला होगा, और जैसे हमने अनुपालन करा ऐसा इनको अनुपालन करना पड़ेगा। ये अगर इससे बचने की कोशिश करेंगे कि वहां बहुत बड़ी शक्ति है, तो ये भ्रमित है, और भ्रमित लोगों के लिए कोई स्थान राजनीति में नहीं है। वहां पर कांग्रेस का ना तो संगठन है, एक एमएलए की पार्टी है वहां पर, है ना, तो स्थिति इनकी वही है। हम खुद मान रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में अच्छी स्थिति नहीं है, तो तभी तो हमें सीटें नहीं दी भाई। हमें सीटें देते 5, हमने 5 कही थी हमने, 1 में हम फर्स्ट थे, 4 में हम सेकंड थे, और एक ये फालतू कह देते 6 देंगे, इन्होंने 6 नहीं दी। अब वहां पर तो तय हमने करना है। वहां पर जो जहां पर लड़ रहा है, जमीन में दिखाई दे रहा है, जो जिसकी संख्या है 125 विधायक के साथ हम लोग थे, 111 हमारे थे, 14 हमारे अलायंस के थे। तो जो विपक्ष का वहां पर मतलब है, जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी के विपक्ष का मतलब कांग्रेस है, तो ऐसे ही समाजवादी पार्टी वहां विपक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष का मतलब समाजवादी पार्टी है। ये बात कांग्रेस को गांठ बांधनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी। उमा शंकर पांडे जी, जवाब मिल गया होगा मुझे लग रहा है। देखिए, मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था। अब मुझे लगता है हमारे जोशी साहब थोड़ा सा मध्य प्रदेश के गुस्से को अभी शांत नहीं कर पाए हैं। शायद इनको याद नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी ने इनको 7 सीटों पर समर्थन दिया, तब जाकर ये महज 5 लोकसभा की सीट जीत कर आए थे, और उसमें भी 2 हार गए। अखिलेश यादव जी की भी सीट हार गए, आजम खान साहब की सीट भी हार गए। अब महज 3 सीटों पर हैं और 1 पर हमारे, यानी कि ये हमसे 2 सीटें केवल आगे हैं। और 2 सीटों पर अगर समाजवादी पार्टी इतने अहंकार में जाएगी कि वो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी तय करेंगे। अरे भाई, अखिलेश यादव जी को इंडिया गठबंधन में रहना है, इंडिया गठबंधन तय करेगा। अखिलेश यादव इंडिया नहीं है, इंडिया एक गठबंधन है, एक अलायंस है, वो तय करेंगे। उसमें अखिलेश यादव जी स्वयं भी शामिल हैं, वो भी उस अलायंस के नेता हैं, उस अलायंस के संरक्षक हैं। जी हाँ भास्कर जी, देखिए, मैं अपने कांग्रेस के साथी को करे तो ये तो कांग्रेस के हमारे साथियों को तय करना है, क्योंकि ये राहुल गांधी को कौन से स्थान पे देखना चाहते हैं। जब हमने समर्थन दिया था तो राहुल गांधी दूसरे नंबर पर थे। अब ये कांग्रेस तय कर ले कि कांग्रेस राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान पे देखना चाहती है, ये तो कांग्रेस को तय करना है। जब हमारा समर्थन था तब कांग्रेस दूसरे नंबर पर आई, स्मृति ईरानी जी ने हराया, और जब हम नहीं होंगे तो ये राहुल गांधी को कौन से स्थान पे देखना, कांग्रेस पे। चलिए ठीक है, यही सवाल इसीलिए मैंने उमा शंकर पांडे जी आपसे भी मैंने किया, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो तेवर, जो तलखी अखिलेश यादव के अंदर जो देखने को मिली थी उस दौरान, मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान जब वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, और अभी आप कह रहे हैं कि नाराजगी भुवन भास्कर जी की खत्म नहीं हुई, लग रहा है केवल भुवन भास्कर जी की नहीं, जितना मैं आकलन कर पा रहा हूं, जितना मुझे लगता है अभी अखिलेश यादव जी की भी ये नाराजगी खत्म नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि जब इंडिया गठबंधन की बात होगी, सीट शेयरिंग की बात होगी, तब भी अखिलेश यादव का जो रुख है वो थोड़ा सा देखने वाला रहेगा, और मुझे लगता है कि आपको भी सोच संभल करके कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। ये मेरा आकलन है। खैर,
समय का अभाव, इसलिए चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ा है। और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से 5 राज्यों में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किए गए, मतदान संपन्न हुए और उसके बाद एग्जिट पोल भी आ गए। अब एक दिन का इंतजार है और उसके बाद आएंगे नतीजे। नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे